उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद अंदर के कई वीडियो बारी बारी कर अब सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो और सामने आया। पहले तो हमने आपको एक वीडियो दिखाया था न्यूज 18 ने, अब आपको दूसरा एक और वीडियो बता रहे हैं जो सिलक्यारा टनल के अंदर से आया, जिसमें टनल के अंदर एनडीआरएफ के जवान खुदाई करते हुए दिख रहे हैं, जबकि कुछ मजदूर नीचे खड़े दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये उस दौरान का वीडियो है जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची और सबसे पहले श्रमिक को बाहर निकाला गया था। तो सिलक्यारा टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पे आपको बता रहे हैं। ये 18वें दिन की तस्वीर है जब सुबह से ही ऑपरेटर्स लगे हुए थे। सुबह से ही ये इंतजार था, उस पल का इंतजार था। टकटकी निगाहें लगाकर सभी टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए थे सभी दर्शक, पूरा देश, कि कब जो 17 दिनों से 41 मजदूर उस सिलक्यारा टनल के अंदर बैठे हुए हैं वो कब उस दिन बाहर आएंगे। और वो तस्वीरें आपको, दूसरी तस्वीरें हम टनल के अंदर की दिखा रहे हैं जब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम उस सिलक्यारा टनल में पाइप के जरिए अंदर घुसी थी और पहला वो मजदूर उस टनल से बाहर आया था। ये वो तस्वीरें अहम हो जाती हैं। सिलक्यारा टनल के अंदर की वो तस्वीरें बता रहे हैं जब खुदाई के जरिए 80 फीट पाइप अंदर डाली गई थी, आर पार की गई थी। उसके बाद से एनडीआरएफ और आर्मी के जवान ने उन ऑपरेशंस को टेक ओवर कर लिया था और उसके बाद से एनडीआरएफ की टीम अंदर गई और पहले उस मजदूर को बाहर लेकर आई थी। वही वो सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी की आपको तस्वीरें अंदर की दिखा रहे हैं। यही है वो आपको तस्वीरें अब दिखा रहे हैं जो खुदाई करके एनडीआरएफ की टीम अंदर गई पाइप के जरिए और एक वहां से मजदूर को, पहले मजदूर को जो रेंगते हुए, जो रैट माइनिंग करते हुए बाहर निकले थे। तो ये तस्वीरें अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इससे ये पता चलता है कि भारत कहीं से भी पीछे नहीं है। हमने सिर्फ विदेश, जो देश में टेक्निक्स थी सिर्फ उनको ही अडॉप्ट नहीं किया था, सिर्फ उनका ही इस्तेमाल नहीं किया था। बाहर से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी तमाम ऐसे टेक्निक्स, तमाम ऐसे बंदोबस्त किए गए थे विदेशों से भी, जिससे और तभी 17 दिन लग गए इस ऑपरेशन को, इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को करने में। और अब पता चल रहा है कि जिस तरीके से धीरे धीरे करके इस ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जिस दिन वो 17 दिन के बाद 41 मजदूर जो सिलक्यारा टनल के अंदर बैठे हुए थे वो जब आए बाहर, उसके लिए भी कितनी कड़ी मशक्कत की गई थी, वो तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और अब सीकर से बड़ी खबर आपको बता दें कि कोचिंग सेंटरों पर लगातार आयकर विभाग के छापेमारी जारी है। गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट और मैट्रिक्स कोचिंग पर भी छापा मारा गया है आयकर विभाग के द्वारा। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर काले धन का खुलासा नजर आ रहा है। छापे में अब तक कुल 1 करोड़ 45 लाख कैश जब्त किए गए हैं। मैट्रिक्स कोचिंग संचालकों के ठिकानों से मिली है ये बड़ी रकम, वो बड़ी रकम है 1 करोड़ 5 लाख रुपए। ये आपको मैट्रिक्स कोचिंग के संचालकों का रकम बता रहे हैं। वहीं छापों में 200 करोड़ से ज्यादा काली कमाई के दस्तावेज भी आयकर विभाग के हाथों लगा है। भारी मात्रा में प्रॉपर्टीज में निवेश के भी दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं। पिपराली रोड पर जमीनों की ब्लैक मनी से भी सौदेबाजी की खबर लगी है आयकर विभाग को। प्रॉपर्टी बेचने वालों को भी तलब अब आयकर विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो आप देखिए कि सिर्फ कोचिंग संचालन करना वो एक ऊपरी दिखावा था बाहरी दुनिया के लिए, लेकिन अंदर एक पूरा करप्शन का नेक्सस चल रहा था कोचिंग संचालकों के द्वारा। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, सिर्फ शिक्षा पर एक मुहर लगाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको संचालन किया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पीछे पूरा एक करप्शन का नेक्सस ऑपरेट हो रहा था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शिक्षा के मंदिरों को इन्होंने ब्लैक मनी का एक अड्डा बनाया है, ये इसकी पूरी गहराई से जांच की गई है और उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य पहली बार सामने आए हैं। जिस तरीके से कोचिंग संचालकों ने, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या जो स्कूल ट्रस्ट के नाम पर खोले गए थे जिन पर नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना था, उनमें छात्रों का एडमिशन दिखाया गया और
उनको पढ़ाया गया कोचिंग में, तो जो उनसे आय कोचिंग के नाम पर हुई, हॉस्टल्स के नाम पर हुई, मेस के नाम पर हुई, वो तमाम डेटा उनका डिलीट किया गया। और जो ट्रस्ट के रूप में स्कूल खोले गए उनमें छात्र अध्ययन करने ही नहीं जाते थे। यानी पूरी तरीके से लगभग देखा जाए तो एक एक कोचिंग में 30 से 40 हजार छात्रों की संख्या है, लेकिन रिकॉर्ड पर ये 3 से 4 हजार छात्र दिखाते थे और बाकी जो उनसे आय होती थी उसको वो जो एक ब्लैक मनी के रूप में जब जमा करते थे। और इससे भारी भरकम जमीनें चूंकि पिपराली रोड और जो बेशकीमती इलाके हैं वहां पर खरीदी गई हैं, उसके दस्तावेज भी आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। और जो पूरी खरीदारी हुई हो या जो डेटा बनाया गया हो वो कोडवर्ड में बनाया गया है और इस कोडवर्ड में इनके स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी भी लिप्त हैं। तो आयकर विभाग की टीम ने जो इन्होंने डेटा डिलीट किया था उसको रिकवर करने के लिए जयपुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी पर छापे मारे हैं और सॉफ्टवेयर कंपनी से पूरा डेटा जो है वो यहाँ से खंगाला जा रहा है और उसमें से 2019 तक का डेटा अभी तक आयकर विभाग के अधिकारियों ने रिकवर कर लिया है और उसमें भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं और कई ऐसी चीजें सामने आएंगी जो कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम कानून बनाने की दिशा में भी क्योंकि जिस तरीके से छात्रों से भारी भरकम फीसें वसूली जाती हैं और सरकार और दूसरी जांच एजेंसियों को इसका वो नुकसान दर्शाया जाता है, यानी टैक्स नहीं दिया जाता, सही जानकारी नहीं दी जाती, जो कि देश हित में बेहद घातक साबित हो सकती है। तो एक तरीके से पूरा नेक्सस इनका जो बना हुआ था कोचिंग संचालकों का, उसको अब आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में एक्सपोज हुआ है। 200 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी के दस्तावेज अब तक आयकर विभाग ने जब्त कर लिए। चूंकि अभी डेटा जिस सॉफ्टवेयर कंपनी से रिकवर किया जा रहा है उसका पूरा अध्ययन होगा और उसके बाद ये मात्रा और भी बढ़ सकती है। ये जो डाटास कलेक्ट किए गए हैं, आप कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटरों ने डाटा को डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन जयपुर के एक डाटा सेंटर से डाटास कलेक्ट किए गए हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी से डाटा कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन जो डाटास मिले हैं उस डाटास से क्या पता चल पाया है? बिल्कुल, जो डेटा मिला है आयकर विभाग के अधिकारियों को, उसकी जो प्रारंभिक जांच की गई है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि इन्होंने वास्तव में कोचिंग में कितने छात्र एडमिट किए, कितनी फीस वसूली गई, कितने छात्र और उनके परिजनों से कैश लिया गया और कितने लोगों को फर्जी रसीदें दी गई। चूंकि इन रसीदों पर जीएसटी देनी थी, लेकिन जीएसटी नहीं देने के मन से इन्होंने उस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट किया है और सर्वर में इसको जमा रखा था, क्योंकि सर्वर में छात्र कोई अगर भविष्य में मांगता है तो उसको उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन जांच एजेंसियां इसको नहीं पकड़ सकती थी। अब आयकर विभाग ने वो पूरा बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, कोचिंग संचालकों पर लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, जिसमें तमाम डेटा डिलीट भी किया गया है, लेकिन आयकर विभाग स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है। आप डेटा डिलीट करते रहिए, वो डाटा कलेक्ट करती रहेगी। और अब बारी जोशीमठ खबर की, जहां पर जोशीमठ में 9 नवंबर से जियो टेक्निकल सर्वे का काम चल रहा है और जिससे जोशीमठ के अंदर पक्की चट्टान और पक्की मिट्टी का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जियो टेक्निकल सर्वे के दौरान अभी तक सर्वे करने वाली टीम को जोशीमठ नगर के अंदर 50 से 60 मीटर तक कहीं भी पक्की चट्टान नहीं मिली, जो भविष्य के लिए चिंता की बात हो सकती है। सर्वे करने वाली एजेंसियों का कहना है कि यहां पर भारी निर्माण करना बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। हालांकि केंद्र सरकार ने जोशीमठ के ट्रीटमेंट पुनर्वास विस्थापन को लेकर 1658 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया है, लेकिन अब जोशीमठ में इस बजट को खर्च करने के लिए बड़े प्लान बनाने की आवश्यकता है, ताकि ग्लेशियर के ऊपर बसे इस नहर को, इस नगर को सुरक्षित रखा जा सके। और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ धुंध छाने के भी आसार हैं। राजधानी में मौसम का मिजाज थोड़ा बदलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही देखने को मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग के अटल टनल से ये ठंड का एहसास कराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अटल टनल के अलावा नारकंडा, कुल्लू, लाहौल की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला में बारिश हुई है। गुरुवार को बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में 5 डिग्री की कमी आई है। प्रदेश भर में शीतलहर पड़ रही है और ठंड अभी से ही इम्तिहान लेने लगी है।
25 नवंबर तक सैलानी रोहतांग का दीदार कर सके, लेकिन अब स्नोफॉल के बाद से ही रोहतांग बंद है। रोहतांग के साउथ पोर्टल, धुंधी और इसके आसपास के इलाकों में करीब 4 इंच बर्फबारी हुई है। चंद्रा घाटी और सिस्सू में भी बर्फ पड़ी है। बर्फबारी की वजह से कई रास्तों को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी हुई है और पूरी घाटी सफेद चांदी से ढकी हुई है। लाहौल स्पीति के कोसकर इलाके में सड़क, पेड़, घर सभी बर्फ के आगोश में हैं। कुल्लू जिले के निचले इलाकों में बारिश हुई है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की हिदायत दी है। चमोली के नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। घाटी के मलारी, नीति, गमशाली, फरकिया गांव भी बर्फ की चादर से लिपटा हुआ है। नीति घाटी में पिछले महीने से ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। चमोली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में और बर्फ पड़ सकती है, जिससे ठंड भी बढ़ने वाली है। मलारी गांव में लगभग 30 से 35 परिवार रहते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि यहाँ के लोग अपने शीतकालीन प्रवास की तरफ लौट चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरेगा। हरियाणा में भी मौसम की मार पड़ी है। करनाल में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को बहुत नुकसान हो गया है। 1 से 1.5 दर्जन गांव है। राज्यपुर, तसंगो, उमरपर, सलाम नगर, कलसोरा, समसपर, मुस्सेपर, गढ़ी, लबखरी, चौगामा, चंद्राव, हंसू माजरा, इनमें बहुत ज्यादा बरसात भी हुई है और बरसात के साथ कुदरत की मार पड़ी है। तो जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में ओले गिर रहे हैं, उससे मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के कारण आज तीसरे दिन भी बंद है। बर्फ को हटाने का काम जारी है। बर्फ हटाने का अभियान PWD मैकेनिकल इंजीनियर विंग की तरफ से आज दोपहर शुरू किया जाएगा। मुगल रोड बंद होने से पुंछ और राजौरी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और उधर सोनामर्ग कारगिल नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल हो गई है। पिछले 2 दिनों से हुई बर्फबारी की वजह से इस रोड पर भी यातायात बाधित थी। बीकन और पुलिस हाईवे को खुला रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जिले में पिछले दिनों से लगातार बदलते मौसम ये बता रहा है कि सर्दी ने अपने अब तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगातार 5वें दिन भी घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। वाहन अब लाइट जलाकर सड़कों पर चलने को मजबूर है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे के चलते जो रबी की फसलें हैं, चाहे फिर गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, इन सभी फसलों को अच्छा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सर्दी की जो ओस पड़ रही है इन सभी फसलों के लिए अच्छी बताई जा रही है। अच्छी ग्रोथ की संभावना जताई जा रही है। बदले मौसम के मिजाज के बाद सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। झुंझुनू 5वें दिन भी कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। वाहन चालक घने कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय कर रहे हैं, तो वहीं इस कोहरे को किसान है फसलों के लिए फायदेमंद साबित मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि कोहरा और उसके साथ आ रही ओस की बूंदों से रबी की फसल को फायदा होगा। किसानों का कहना है कि खास तौर पर गेहूं, चना और सरसों की फसल को इस कोहरे और ओस की बूंदों से फायदा होगा। सर्दी के बड़े असर के बाद लोग अब उन्हीं कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोग सुबह शाम जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिले में आगामी दिनों में सर्दी का और बड़ा हुआ असर
देखने को मिलेगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और आपने झुंझुनू में मौसम के मिजाज जाने, अब श्री गंगानगर में तापमान में आई गिरावट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि लगातार तापमान में आई गिरावट से ठंड बढ़ गई है। जिले के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। जहां एक और कोहरा खेतों में खड़ी रबी की फसल के लिए फायदेमंद है, तो वहीं कोहरे के कारण कम हुई विजिबिलिटी से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही लोग घरों से गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। वहीं जगह जगह पर जल रहे अलाव का सहारा भी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस दौरान जिला मुख्यालय में बढ़ती ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में पिछले कुछ दिनों से लगातार दिन और रात के तापमान में गिरावट होने के साथ ही कोहरा छाने की वजह से मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल चुके हैं। श्री गंगानगर जिले में सर्दी का आगमन होते ही जहां एक और कोहरा दिखा जा रहा है, तो दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की वजह से लोगों का दिनचर्या भी बदलने लगी है। अभी समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद है और यहाँ से हम आपको रविंद्र पथ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर काफी कम कोहरा दिखाई दे रहा है, हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा यदि हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से बाहर खुले की तरफ बढ़ते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये कोहरा काफी घना होता जाता है। ठंड का आगमन होने की वजह से जो अल सुबह घर से बाहर निकलते हैं जरूरी काम के लिए, जिनको ट्रेन पकड़नी है, बस में कहीं जाना है, या फिर सफाई कर्मी है, वो अपना पूरा इंतजाम करके निकलते हैं ताकि इस ठंड से आने का बच सके। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। बाबूजी, मौसम तो ठीक है इस समय? हाँ, मौसम तो ठीक है, ठंड तो पूरी है, सूखी ठंड पड़ रही है अभी। अच्छा, कोहरा थोड़ी थोड़ी आ रहा है। हाँ, तो फिर क्या करते हो साहब ठंड से बचाव के लिए? ठंड के कपड़े लगते हैं और ये बचाओ। अच्छा, आग सेक लेना, कपड़े लगते भाई। बिल्कुल सर, देखिए निश्चित तौर पर ठंड है, गर्म कपड़ों की तो जरूरत है ही है। साथ ही साथ में जहां कहीं मौका मिलता है प्रयास ये करते हैं कि अलाव तप लें और अलाव तपने से थोड़ी बहुत उन्हें बढ़ती हुई ठंड से राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। और मतगणना का काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो चुका है। रविवार को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में मतगणना से पहले एक ओर जहां प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं उनके समर्थक भी हार और जीत को लेकर कश्मकश में है। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर शर्मा के विजय होने की कामना को लेकर आज उनके समर्थकों ने सामूहिक कनक दंडवत लगाई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थक कनक दंडवत लगाते हुए दौसा के प्रसिद्ध शिवालय नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचे और बाबा नीलकंठ की डोक लगाकर विजय दिलाने की कामना की। वाला है, उसके लिए हम भाजपा प्रत्याशी आदरणीय श्री शंकरलाल शर्मा जी की जीत की कामना के लिए दौसा के राजा बाबा नीलकंठ महादेव के दंडवत कर रहे हैं और बाबा से अरदास करेंगे कि कल हमारे आदरणीय शंकरलाल जी शर्मा को विजयी बनाए। देखिए, कनक दंडवत देने का रीजन ये है कि पहले भी हमने जो दौसा के टिकट की जो लगाई थी गुहार बाबा से शंकर शर्मा जी की लगाई थी और वो हमारी पूर्ण हुई और शंकर शर्मा जी दौसा से टिकट लेकर आए। अब भी हम दौसा के राजा बाबा नीलकंठ के यहाँ छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब जो कावड़ यात्रा वो दंडवत यात्रा जो कर रहे हैं, वो इसी क्रम में कर रहे हैं कि बाबा ये मनोकामना भी पूर्ण कर, ताकि दौसा में अमन, चैन, सुख, शांति बहाल हो सके। शंकर शर्मा को बाबा भारी मतों से विजयी बनावे। और राजस्थान में नई सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 3 दिसंबर को प्रदेश की जनता का जनादेश सामने आ जाएगा। वहीं मतगणना के पहले पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव के दरबार में नेताओं ने हाजिरी लगाना और मन्नतें मांगना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाबा के दर पर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना कर अपनी जीत की मन्नत मांगी। साथ ही फलौदी कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश शंगाड़ी सहित कई प्रत्याशियों ने समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की। और इन्हीं खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए